हेलो एवरीवन। अब हम अपने चैप्टर को और आगे अभी तक हमने प्लेन सरफेस के क्रॉस सारी चीजें देखी, रिफ्लेक्शन, वेलोसिटी, सारी चीजें। अब प्लेन सरफेस से आगे चलते रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व सरफेस देखते हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो कौन सी है? रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व सरफेस ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, किस सरफेस के लिए हम देख रहे होंगे? कर्व सरफेस के लिए देखेंगे। ठीक है, समझ। अब जो जो चीजें मैं बोलते चलूंगा उसको आप कैसे समझना कि मतलब लिखने की तरह से समझना होगा तो समझ लेना, नहीं तो अदरवाइज को लिखने के फॉर्मेट से ना भी समझोगे तो चलेगा। ठीक है, बस ऐसा समझना कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को आप अपने साइड से वर्ड के फॉर्मेट में लिखते हुए चलना। ठीक है, चले देखना स्टार्ट करें रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व सरफेस के लिए। तो देखो, कभी भी जब आप कर्व सरफेस बनाते हैं, ठीक है, चाहे जिस भी रेडियस का मेरे पास कर्व ऑफ सरफेस हो, जिस भी रेडियस का कर्व ऑफ सरफेस हो, ठीक, उस सभी कर्व ऑफ सरफेस में कर्व सरफेस हमेशा किसी न किसी स्फेरिकल का पार्ट है। तो एक स्फेरिकल सरफेस में ले लिया कुछ इस तरह से, ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। एक परफेक्टली स्फेरिकल तो नहीं बना पाया, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत स्फेरिकल है। ठीक, ये एक स्फेरिकल सरफेस इस तरह से मैं ले, ठीक। अब ये स्फेरिकल सरफेस से ही हम स्फेरिकल मिरर बनाएंगे। ठीक है, तो अब मिरर बनाने के लिए स्फेरिकल सरफेस में इसे कैसा होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। तो पॉलिश्ड होने के दो तरीके, एक तो मैं सरफेस के कैसे आउटर साइड पॉलिश कर सकता हूं, इस तरह से, ऐसा, ठीक, ये आउटर साइड से ऐसे। और हो सकता है मैं इनसाइड से भी पॉलिश कर सकता हूं, दोनों साइड से कर सकता हूं, ऐसे, ठीक। अब देखो, एक चीज आप समझो, ये स्फेरिकल, ठीक। अब देखो ये स्फेरिकल है, ठीक। एक बार सरफेस के आउटर साइड ऑफ में मेरे पास कैसा पॉइंट हुआ है, एक बार इनसाइड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन कौन सा है? जो फर्स्ट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। सिमिलर यहाँ पे ये हल्का उठा हुआ सा मेरे पास ऐसा सरफेस जो अप साइड को है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें कर्व के इनसाइड का जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें आउटसाइड। तो हमेशा मिरर की जो पॉसिबिलिटीज है वो हम किससे देखेंगे? हमेशा किससे देखेंगे? जिस साइड से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहेगा हमेशा हम उससे डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा मिरर है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक कर्व के इनसाइड का पोर्शन है, मतलब ये सरफेस कौन सा है मेरे पास? कॉनकेव है। कौन सा मेरे पास? कॉनकेव। देखो, जो उठा हुआ पोर्शन है उसको कॉन्वेक्स कहते हैं, जो धंसा हुआ पोर्शन मतलब ऐसे अंदर को ऐसे दबा हुआ पोर्शन रहेगा, इसे कॉनकेव कहते हो। तो यहाँ पर ये कौन सा मिरर बन के आएगा मेरे पास? कॉनकेव मिरर बन के आएगा। कौन सा मिरर बन के आएगा? कॉनकेव मिरर बन के आएगा। और जो ऐसा अप साइड को ऐसा मेरे पास कर्व का आउटर साइड का जो पोर्शन दिखेगा, इसे कौन सा कहोगे? कॉन्वेक्स सरफेस कहोगे। कौन सा सरफेस कहोगे? कॉन्वेक्स सरफेस कहोगे, ठीक। ये कॉन्वेक्स होगा और ये कौन सा सरफेस होगा? कॉनकेव होगा हमेशा। तो ये कॉनकेव सरफेस ये होता है, कॉन्वेक्स अलग साइड है। अगर मेरे पास कॉनकेव साइड पॉलिश्ड है, कॉनकेव साइड पॉलिश है बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स साइड है, ये जो मिरर बन के आएगा वो कौन सा मिरर बन के आएगा? कॉन्वेक्स मिरर बन के आएगा। कौन सा मिरर आएगा? कॉन्वेक्स मिरर। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बिहेवियर होगा वही मेरे पास मिरर होगा। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है तो वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। सॉरी, ये सरफेस लिखना था ना, कॉनकेव सरफेस है ये, और ये कॉनकेव मिरर। तो मतलब हमेशा
हम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस नेचर का होगा उसी नेचर का मिरर होगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको एकदम सही। अब देखो एक वर्ड आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या वर्ड आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो मेरे पास मिरर है, मिरर देखो एक्चुअल में मिरर कहां पर से कहां तक है? इस पोर्शन से इस पोर्शन तक ही है। ये पोर्शन कोई मिरर का थोड़ी है, ये तो ऐसा ही जस्ट है, यहाँ कोई पॉलिश नहीं किया गया है, तो ये जस्ट ऑफ नॉर्मल पोर्शन है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर से अगर कभी आपको पूछा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो देखो जो मिरर है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे ही आप क्या बोलते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। सी मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है उसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इतनी बात समझी? ठीक, इतना बात समझ में आने के बाद आगे चलते हैं। आपको ये हमेशा मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? हमेशा रेडियस के इक्वल होगी। आप आंख बंद करके ये जानते हो कि स्फेरिकल सरफेस में अगर सेंटर से लेके मैं सरफेस तक गया तो वो रेडियस के इक्वल है। ठीक, तो वो मेरे पास ऐसा है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हो? सेंटर से मतलब जो सरफेस तक की डिस्टेंस होती है, जिस रेडियस का वो कर्व होता है उसे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, अब देखो एक वर्ड आता है पोल। क्या आता है? पोल। तो पोल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास मिरर का, कौन सा? मिरर का, स्फेरिकल मिरर का मिड पोर्शन जो होगा वो उसका पोल कहलाएगा। मतलब ये अगर स्फेरिकल मिरर है, इसका मिड पोर्शन ये है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। स्फेरिकल मिरर के मिड पोर्शन को आप क्या कहते हो? पोल कहते हो। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है, तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, तो मैं भी कहा कि सेंटर से लेके सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है स्फेरिकल में वो रेडियस के इक्वल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होगी। ठीक, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा ही यहाँ पर भी एक पोल देखने को मिलेगा। ठीक, ये भी उसी तरह से होगा, परफेक्टली वही चीज। ठीक, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन जो होती है वही क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन जाती है उसे आप क्या कहते हो? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई? अब देखो यहां तक चीजें समझ में आई प्रॉपर? मैं पूछ रहा हूं जो चीज, आगे बढ़ूंगा। देखो उसके बाद मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रिंसिपल फोकस की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा हूं। किसकी बात करता हूं मैं? प्रिंसिपल फोकस की बात करता हूं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखो तो प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं? अगर मैं ये कहा कि जो स्फेरिकल मिरर होता है, कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। तो दो तरह का स्फेरिकल मिरर देखेंगे। तो देखो मैं कोई सा भी दो क्रिएट कर दिया इस तरह से। अभी थोड़ा समझना, फिर कुछ देर बाद हम प्रॉपर चलेंगे हैं कि किस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, इस तरह से दो मिरर में बना स्मॉल अपर्चर के लिए ये पूरा रे ऑप्टिक्स हम स्मॉल अपर्चर पे ही इंटर करते हैं। ठीक है, देखो हमें ये बोला कि मेरे पास ये पोल है, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही, अगर कोई मेरे पास लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही
तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि मेरे पास यहाँ पर से नॉर्मल के साथ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो नॉर्मल क्या होता है? कर्व सरफेस का नॉर्मल वो सभी लाइन जो उसकी सरफेस से सेंटर को पास कर रही है वो सब मेरे पास कर्व सरफेस पे नॉर्मल। तो एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया जो कर्व सरफेस से होते हुए कहाँ के लिए जा रही है? उसके सरफेस तक को जा रही है। ये रेडियस के इक्वल भी है और यही मेरे पास नॉर्मल भी है इस कर्व सरफेस के इस पॉइंट पे। यहाँ पे जो एंगल होगा उतने ही एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ये आर होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास करती है वही पॉइंट कहलाता है कौन सा? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है या प्रिंसिपल फोकल कहते हो। ठीक है, ये कौन सा है? प्रिंसिपल फोकस। ठीक, और तो और मेरे पास इस फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है? स्मॉल एफ के इक्वल, जिससे स्मॉल एफ को आप क्या बोलते हो? फोकल लेंथ बोलते हो। क्या बोलते हो? फोकल लेंथ बोलते हो। ठीक, तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और उस पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? फोकल लेंथ के इक्वल होती है। इतनी बात अच्छे से समझे। अब देखो सिमिलर यहां पर भी मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक, अब देखो यहां पर भी यही होगा। यहां पे ये पॉइंट कौन सा है? पोल। ठीक, इधर मेरे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने को मिलेगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड देखने को मिलेगा। एक लाइट ऐसे आ रही है जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है? पैरेलल। एकदम देखो पैरेलल है। ठीक, अब यहां से रिफ्लेक्ट करें तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगी किधर? इधर या इस डायरेक्शन। तो देखो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस तक की एक लाइन ड्रॉ करो। ऐसा यही होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल तक की लाइन। ठीक, अब देखो यहां से ये लाइट, अब ये एंगल ऑफ कौन सा मेरे पास? इंसिडेंट। ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर जाएगी? जितना एंगल नॉर्मल से इसका है उतना ही एंगल पे ये जाएगी। ये हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। मैं ये चीज भूल रहा हूं कि रिफ्लेक्शन मतलब जो लॉ पहले पढ़ चुके हो प्लेन वेव के वो भी यहाँ पर अप्लाई होगा। अब देख एक्चुअल में यहाँ चली गई तो अब ये तो यहाँ पर फोकस में कभी आई ही नहीं। तो आप एक चीज समझो कि यहाँ पे फोकस में ये आएगी बट इसको पीछे साइड लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलती हुई फील होगी यहाँ पे। ठीक, ये पॉइंट इसका कौन सा होगा? फोकल। कौन सा? प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? फोकल लेंथ के इक्वल। अब देखो एक में वर्चुअल फोकल मिलेगा और एक में रियल मिलेगा। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कि वर्चुअल कहां पे होगा और रियल कहां पे होगा। एक कॉनकेव हो गया और एक कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। कुछ छूटा तो नहीं? लगभग लगभग सब हो गया। ठीक, चलो इतना आप पहले देखो। अब बस इसके बाद हम लोग इंटर ही करते हैं। अभी समझना थोड़ा। चलो ये देख लो पहले। हो गया ये? रफ करो। चलो रूल फॉर रे डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग डालो रूल फॉर रे डायग्राम। ये सब आपको पता होता है, मैं इसकी थ्योरी लिखवाने के लिए नहीं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, रूल फॉर रे डायग्राम आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। रूल फॉर रे डायग्राम नेक्स्ट हेडिंग है रूल फॉर रे डायग्राम। ठीक है, चलो
रूल फॉर रे डायग्राम। देखो नेक्स्ट हेडिंग में डालता हूं यहाँ पे रूल फॉर रे डायग्राम। रूल फॉर रे डायग्राम या रे डायग्राम, रूल फॉर रे डायग्राम। ठीक, रूल फॉर ए रे डायग्राम। देखो जो अभी बताऊंगा ये रूल हमेशा सर्वस्व हमेशा फॉलो होंगे के साथ, चाहे जितनी भी कंडीशंस आए ये सभी कंडीशंस में फुलफिल होगा। ठीक, चलो अब समझने की कोशिश करना एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा लाइट लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। अभी नोट डाल के मैं लिख देता हूँ या फिर एक बार और मेरे पास जितनी बार याद आएगा उतनी बार मैं बताते रहूंगा, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता क्या है। अभी मैं नोट डाल के लिख रहा हूँ, अभी देखेंगे भी हम, ठीक है। नोट, लाइट फॉलो, लाइट फॉलो द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक, मतलब अगर लाइट जिस पाथ में जा रही आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिधर जा रही, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस साइड जा रही है अगर उसी में से उसको रिटर्न कर दिए तो वापस उसी पाथ से वो रिटर्न लौटते हुए भी दिखेगी। ये इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि कई बार चीजों को जस्ट अपोजिट कर देता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज, इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रख देता है। ठीक है, तो जहां पर पहले ऑब्जेक्ट होता है वहां पर मेरे पास इमेज पहुंचने लगती है, और जहां पे इमेज है वहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचने लगती है। तो कई बार क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, तो आप समझ लें, है ना। अरे बाबा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक, चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलो। ठीक है, देखो अब रूल फॉर रे डायग्राम पहले मैं किसके लिए देख रहा हूँ, सबसे फर्स्ट, फर्स्ट किसके लिए, फॉर कॉनकेव मिरर के लिए। कौन से मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर। देखो अभी कॉनकेव मिरर को मैं कुछ कहूंगा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अब जो रूल यहाँ पे बनेगा वही चलता चला जाएगा। ठीक है, देखो अब समझने की कोशिश करो, है समझ। देखो अब अगर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट स्टेप, इसका फर्स्ट है, तीन तरह से इसमें देखने को मिलेगा। जो कि फर्स्ट है, मैं एक तरह से इस तरह से एक स्मॉल एपर्चर ही है सभी, एपर्चर मतलब पार्ट ऑफ जितनी लाइट वो ले सकता हो ऐसे। ठीक है, ये एक कॉनकेव सरफेस, ठीक, ये इसका एक कौन सा हो गया, पोल हो गया। ये कौन सा हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसको ज्वाइन कर दिए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन। ठीक है, ये एक लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कंफर्म लो मतलब अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अभी जस्ट आप प्रिंसिपल फोकस पे देखे हो कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से फॉलो करेगी, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो देखो ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल सरफेस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस को टच करने वाली हर लाइन उस सरफेस के उस पॉइंट पे कैसा होती है, नॉर्मल होती है। यहाँ पे नॉर्मल है, ये एंगल कुछ ना कुछ होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहां से आगे जाएगा और इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक, ये पॉइंट मेरे पास आई की वैल्यू इसी के इक्वल आर होगी। ठीक, ये इस पॉइंट पे कलेक्ट करेगा और यही पॉइंट कौन सा होगा, फोकस। ठीक, सिमिलर अगर मैं ये चीज देखूं कि यहीं पर से प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड देखो, डाउन साइड भी देख सकता हूं, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो यहां से ये लाइट कुछ इस तरह से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फिर से यहां से पास करेगा। तो
तो आप ये देखो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी उसको ये एक पॉइंट पे कलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट पे ये क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये अभी फर्स्ट, ये मेरे पास फर्स्ट रो, मतलब जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हमेशा या तो फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई फील होगी, ये लिख के लिखो, पहला पॉइंट तो ये। ठीक, हमेशा ये रूल आपको फॉलो करना है। चले आगे दूसरा, अब फर्स्ट ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा, आप ये भी जानते हो कि अगर कोई लाइट सरफेस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए चली जाएगी, ये आप पढ़ चुके हो। तो इसी में जो सेकेंड रूल जाता है वो ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे एक कर्व सरफेस बनाया, एक कर्व सरफेस बना रहा हूं और वो भी कैसा, कॉनकेव के लिए बना रहा हूं, ये पोल है और ये कौन सा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एजम्पशन करो कि ये मेरे पास इसका कौन सा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, कोई लाइट यहां पर से इस तरह से पास हो, ऐसा। ठीक, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही और इस सरफेस पे है, ये इसके कैसे होगी, नॉर्मल होगी। और जो सरफेस के नॉर्मल है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए लौट जाएगी। ये चाहे इधर हो या फिर ये चाहे सिस्टम कहां पे हो, यहां पर भी हो, चाहे जो भी लाइट हो, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए रिटर्न आएगी। इतनी बात समझे आप, कंफर्म? देखो यहाँ पे फोकल वर्चुअल है, रियल। आपको अगर इमेज देखना है तो आप रिफ्लेक्टेड रे से देखो, तो रिफ्लेक्टेड रे अगर एक पॉइंट पे कन्वर्जिंग है तो मेरे पास रियल कैसा है, रियल इमेज है। ठीक है, अभी इमेज की मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ इतनी चीज मैं देखना चाहता हूं। ठीक, दूसरे स्टेप में इसमें थर्ड कंडीशन पे, अब मैं बोल रहा हूं कि लाइट लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है, एक रूल, दूसरा। तो अब तीसरा रूल सिर्फ लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को यूज करते हुए, अगर अब ऑब्जेक्ट फोकस में है तो यहां से जो लाइट निकलेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, बस ये होगा। ठीक, देखो जैसे मैं ये कहा कि मेरे पास ये कैसा है, कॉन्केव सरफेस है, यहां पर से ये मेरे पास कौन सा इसका पोल है, ये इसका कौन सा है मेरे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक पोल है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं ये कहा कि यहां पर कहीं पे एक प्रिंसिपल फोकस, ठीक, और यहां से लाइट मूव की कुछ इस तरह से कि आफ्टर रिफ्लेक्शन मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक, इतनी चीज आप समझे। चले, अब ये चीज देखो, यहां तक आपको समझ में नहीं आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इस इमेज को देखूं तो ये क्या कर रहा है, लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसको ये एक पॉइंट पे क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया है, कलेक्ट कर दिया। ये बात अभी याद रखना, ठीक है। इसी में अब दूसरे में चलते हैं जो कि मेरे पास किसके लिए होगा, फोर कॉन्वेक्स के लिए। सिमिलर ही है बट रूल सेम ही है, बट डायग्राम थोड़ा अलग टाइप का दिखता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि फोर कॉन्वेक्स मिरर हम इसको किस तरह से देखेंगे। फोर कॉन्वेक्स मिरर इसे किस तरह से देखेंगे ये चीज मैं देखना है। तो जो सबसे फर्स्ट फॉर्मेट है, जो सबसे फर्स्ट फॉर्मेट है, तो देखो एक कॉन्वेक्स सरफेस में इस तरह से लिया, ठीक, ये मुझे कौन सा है, पोल। ठीक, ये कौन सा मुझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये पॉलिश सरफेस है, हमेशा ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, इधर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, है। अब अगर एजम्पशन कर लो कि मैं ये कहा कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, चलो
पहुंचा दो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, यहां तक मैं पहुंचा दिया। तो अब यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसा। ठीक, अब देखो ये मेरे पास कैसा है, नॉर्मल, इस तरह से। अब सोचो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट इधर जा पाएगी क्या, नहीं। अब लाइट को मजबूरी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि इस डायरेक्शन में आएगी ऐसा। अब लाइट तो डाइवर्ट हो गई। अगर मैं देखूं इधर से खड़े होकर अपने आप को देखूं तो ये लाइट मुझे अब हमेशा टाइम के साथ दूर जाते हुए दिखेगा, तो मुझे ऐसा दिखेगा लाइट डाइवर्टेड है। अब लेकिन हमारा माइंड ये दिमाग लगाता है कि अगर कोई लाइट मुझे ऐसे आती हुई दिखी तो उसका इमेज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में बना रहा होगा। तो ये ऐसा इमेज बनाना स्टार्ट करेगा इसका कि पूरी की पूरी लाइट को ले आके एक पॉइंट पे पीछे साइड यहाँ पे ये कलेक्ट करता हुआ दिखाएगा, जो कि कैसा होगा, वर्चुअल। तो देखो यहाँ पे फोकस रियल था, वहां पे कैसा है, वर्चुअल। अब यहाँ पर भी मुझे इंटरेस्ट नहीं खत्म हुआ। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो रिफ्लेक्टेड रे दूर हो गई। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर लाइट को एक पॉइंट पे कलेक्ट कर रहा है और कॉन्वेक्स मिरर लाइट को फैला रहा है। मतलब कॉनकेव मिरर को ही आगे चल के मैं कौन सा बोलता हूं, कन्वर्जिंग मिरर बोलता है। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। क्या मिरर बोलते हो इसी को, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हो। और इसी को आगे चल के कौन सा मिरर बोलते हो, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हो। कौन सा मिरर बोलते हो, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हो। तो मतलब अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स एक डाइवर्जिंग मिरर है, और कॉनकेव की बात करूं तो एक कन्वर्जिंग मिरर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे चल के मैं फिर से वापस बताऊंगा कि अगर मैं इसको कभी भी जैसे पानी के अंदर में डाला तो मुझे कभी भी इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होगा। ना इसके फोकस में चेंजेस होगा, ना इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में चेंजेस होगा, ना इसकी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा। ठीक है, मतलब मिरर चाहे जैसे भी मीडियम पे रखा हो, चाहे रेयरर चाहे डेंसर चाहे जिस भी मीडियम पे हो, लाइट चाहे जहां से भी आ रही हो, इसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये बात बस याद रखना। ठीक, उसके बाद दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। ए के बाद सेकंड पे चलते हैं। ये कौन सा है, बी। यहां पे कैसा है कि मेरे पास एक कर्व सरफेस में लिया, एक कौन सा सरफेस लिया, कर्व सरफेस ले रहा हूं। ठीक, ये मेरे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी पोल है, ये कौन सा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखो, अब मेरे पास लाइट की तो मजबूरी है कि अब कभी भी ये यहाँ से तो पास ही नहीं हो सकता, लेकिन वहां से पास होता हुआ तो फील होगा ना। तो मतलब कोई लाइट अगर ऐसी रहेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से की डायरेक्शन पे जा रहा है या नॉर्मल की डायरेक्शन में, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ डायरेक्टली आगे चला जाएगा ऐसा। वो डायरेक्टली आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ चला जाएगा ऐसा। ठीक, अब देखो ये हुआ थर्ड लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। कैसा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस में या फोकस में फील हो रहा है, जैसे थर्ड मेरे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट किसका है, मेरे पास थर्ड, इसका जो थर्ड है मेरे पास वो किसके लिए है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझो कैसे कि अगर मैं ये कहा कि मेरे पास ये कर्व सरफेस है इस तरह से, ठीक, ये पोल हो गया, ये कौन सा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब क्या हो, फोकस तो यहाँ पे है, अब ऑब्जेक्ट इधर रह गया तो ये पॉलिश सरफेस है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से लगेगा। तो अब एक्चुअल में फील होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो फील कैसे हो रहा होगा कि जैसे लाइट कोई कुछ इस तरह से आ रही, ये ऐसा।
ये कुछ ऐसा, ठीक। ये पॉइंट कौन सा है इसका, फोकस, ठीक। अब ऑब्जेक्ट ऐसा फील होगा कि यहाँ पे, ठीक। अब देखो इंसिडेंट रे इस पे कैसा है, कलेक्टिव है। तो अगर मैं बताया था अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है या कलेक्टिव है, इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग या कलेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल। यहाँ पे गाइस आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाएगी, पैरेलल, ठीक। तो ये टोटल 3 रूल है, ये 3 रूल आपको हमेशा देखना है। तो कॉन्वेक्स कैसा है मेरे पास, डाइवर्जिंग है, और कॉन्केव कैसा है मेरे पास, कन्वर्जिंग, हमेशा इस चीज को याद रखना, ठीक। पहले इतना देख लो फिर आगे चलते हैं। चलो रफ करो। अब इसके बाद कार्टेशियन ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है, इसको रफ करता हूं। देखो कार्टेशियन ऑफ साइन कन्वेंशन देखना स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन ऑफ साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन ऑफ साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन, ठीक। कार्टेशियन ऑफ साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। कार्टेशियन ऑफ साइन कन्वेंशन क्या क्या देखने को मिलेगा ये बताओ। देखो जो रूल मैं अभी बनाता हूँ यही ऑप्टिक्स के लिए चलेगा, यही सभी चीज की मतलब पूरे ऑप्टिक्स में यही चलेगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, चाहे वो किसके लिए हो रहा हो, रिफ्लेक्शन के लिए हो रहा हो या किसके लिए हो रहा हो, रिफ्लेक्शन के लिए हो रहा हो। बस एक जगह पे पोल होगा तो एक जगह पे ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, बस ऐसा ही चलेगा, ठीक है। चलो देख, मैंने कहा कि एक ऑप्टिकल एलिमेंट लिया, ये कौन सा मेरे पास, ऑप्टिकल एलिमेंट, ठीक। ये इसका कौन सा ऑप्टिकल एलिमेंट का ये हुआ, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो भी हो, ये कौन सी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे। देखो हर कोई अलग अलग कैलकुलेट करता है, कई लोग इसको कार्टेशियन फॉर्मेट से देखते हैं कि मतलब ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड को नेगेटिव और राइट साइड को पॉजिटिव, अप साइड को पॉजिटिव नीचे साइड को नेगेटिव, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं मानना है। मेरा सबसे रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे ये, ठीक, इंसिडेंट रे ये है, अब ये कौन सा है मेरे पास, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो हर डिस्टेंस, अगर मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पे देखूंगा तो कैसा देखूंगा, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन पे देखूंगा तो इसे कैसा देखूंगा, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड जाऊंगा तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड जाऊंगा तो नेगेटिव। बस इतनी चीज मुझे मालूम रखनी, ठीक है। ये मेरे पास ऑप्टिकल एलिमेंट है। अगर मैं कहां पर से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मेजरमेंट करूंगा पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, और एक मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड तो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे साइड तो कैसा, नेगेटिव, ठीक है। और हमेशा डिस्टेंस स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट ऑलवेज, ऑलवेज स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट मेजर या मेजरिंग, always start measuring from
ओ, ठीक। कहां से ऑलवेज मेजरमेंट करना स्टार्ट करोगे? ओ से, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़े। अब देखो, यहां पर तक तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम चलेंगे, ठीक है। देखो, जो आज मैं पढ़ाऊंगा, क्या होता है जब स्टूडेंट 9th या 10th पे होता है, तो वहां पे जो चीज अभी मैं लिखूंगा, जो हेडिंग है, वो क्या करता है, सेम टू सेम एज इट इज ऑफ जेरोक्स मार देता है कहां पे, कि जो चीज यहाँ पे अभी मैं पढ़ाऊंगा कि जो फोकल लेंथ होता है एक्चुअल में मिरर, जो मिरर पे होता है, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ होता है। ये सिर्फ मिरर के लिए, लेकिन स्टूडेंट क्या अप्लाई कर देता है इसको लेंस पे। वहां पे लेंस मेकर फॉर्मूला होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, मीडियम की डेंसिटीज पे। उसके कारण उसके फोकल लेंथ वेरी करते हैं, ठीक है। और कौन से कर्व सरफेस की किस हिसाब से रेडियस होगी उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल सा एक होता है कि जो फोकल लेंथ है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के पे डिपेंड करता है, जो कि फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस के हाफ के इक्वल होती है। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या वैल्यू होता है, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ करूं, हो गया। इसको अगर मैं रफ किया तो आप समझ, ठीक है। देखो, अब मैं जो लिख रहा हूं इस चीज को समझ, सो दैट मैं हेडिंग डालता हूं। अपने पास हेडिंग क्या है, so that f is equal to r by 2। किसमें दिखाना है मेरे पास, ये सब के लिए लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें सकते हैं, इन द मिरर। किसमें है मेरे पास, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेक्ट है, मिरर के लिए करेक्ट है। सो दैट f is equal to r by 2 इन द मिरर, किसमें है, इन द मिरर, ठीक है। चलो, सबसे बेस्ट ऑफ फॉर्मेट है, देखना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, चलो देखते हैं क्या क्या है, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक कर्व सरफेस लिया ऐसा, ठीक है। अब ये कर्व सरफेस कॉन्केव लेते हैं, हम हमेशा कन्वर्जिंग को अपना रेफरेंस मानते हैं। जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा तब भी मैं कन्वर्जिंग को ही अपना कंसीडर करूंगा, हर चीज कन्वर्जिंग से ही हम देखना पड़ेगा, थोड़ा आसान स्टार्ट होता है कन्वर्जिंग के लिए, चीजें थोड़ा बेटर वे से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इसका पोल, ये क्या है, पोल, ठीक। यहां पर से इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। देखो, एक लाइन लेके आओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक। आप मान रहे हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे तो ये रिप्रेजेंट करना है कि ये जो फोकल लेंथ है वो टोटल रेडियस के कैसा है, हाँ, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं तो ताकि आसानी से हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। ये कौन सा है, फोकल, कर दो, कोई दिक्कत, दुविधा, कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये है तो आप समझो मैं क्या किया, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा होगा, जिस पॉइंट पे कनेक्ट हुआ है उस पॉइंट पे ये सरफेस के परपेंडिकुलर, जितना एंगल ये आई होगा, ठीक, उतना ही एंगल ये आर की भी वैल्यू होगी। ये तो मानते हो, ये मानते हो या नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा, मजबूरी है ना, ठीक। चलो, ये चीज तक तो मैं ड्रॉ कर लिया, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये आर, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो, ऐसे लाइन को ड्रॉ करो और इस तरह से देखो, देखो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा और उतना ही एंगल ये होगा, तो अगर ये आई है तो ये भी मजबूरी में कितना होगा मेरे पास, आई। ऐसा क्यों, आपको मालूम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही होता है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इसके दो साइड्स के एंगल की वैल्यू सेम, आई और आर की वैल्यू सेम है, तो इसके किसी दो साइड की लेंथ भी कैसी होगी, सेम होगी। वो लेंथ ये और ये तो नहीं होगी क्या? देखो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो फिर बता। कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे ऐसा कोई बहुत जल्दी से काम नहीं है। बोलो। देखो, चलो मैं मानता हूं कि अभी हमें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं कि मैं यहां से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं, ऐसे, इस तरह से। अगर ये दो एंगल बराबर है तो नॉर्मल इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मुझे कोई मतलब नहीं कि हाँ, मुझे ये तो मालूम है कि ये और ये सेम हो जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम ना कि ये लेंथ और ये लेंथ है कितनी। मुझे ये दोनों लेंथ चाहिए। मुझे ये मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, तो CF की वैल्यू, इसे मैं लिख देता हूं कौन सा, ए पॉइंट। CF की जो वैल्यू है वो AF के इक्वल होगी, ये एकदम कंफर्म मालूम है। लेकिन मुझे उधर हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन निकालूंगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये किसके इक्वल होगा, r/2 के इक्वल होगा या नहीं होगा? अब मुझे ये CF की वैल्यू चाहिए, तो इस पॉइंट को मैं M कंसीडर कर लूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर नहीं है मुझे कोई भी दिक्कत, तो आप खुद समझने की कोशिश करो कि मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल हो CMF से, इससे CMF से आप अगर ये चीज कह रहे हो कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसा लिखूंगा, देखो, cos I, यही होगा, इज इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू CF अपॉन r/2, यही होगा। होगा या नहीं होगा? अब देखो, अगर ये चीज है तो मैं ये लिख सकता हूं कि CF इज इक्वल टू r/2 इनटू कितना हो जाएगा मेरे पास, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? देख लो पहले, ये यार एक भी अच्छे से नहीं देखते हो, ये कितना है, r/2 अपॉन CF, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। अब देखो, जहां से CF की वैल्यू जो होगी वो r/2 अपॉन कितना हो जाएगा, cos। अब देखो, हम जितना भी मिरर पढ़ेंगे वो सब स्मॉल एपर्चर के लिए पढ़ेंगे, तो आपको मालूम है कि फॉर स्मॉल एपर्चर हमारे पास कैसा, जो लाइट को ये कैसा कलेक्ट कर रहा है उसका पोर्शन कम है, तो ये स्मॉल एपर्चर है। अगर ये मिरर भी छोटा है तो ये एंगल भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो सारे स्मॉल एपर्चर में जो ये एंगल होगा ये लगभग लगभग किसके इक्वल होगा, आई की वैल्यू बहुत कम है, आई अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास है, 0 डिग्री के आसपास हो, तो cos आई की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। जहां से आपको दिखेगा कि जो CF की वैल्यू है वो r/2 के ही तो इक्वल होगी ना, तो CF की वैल्यू किसके इक्वल होगी, r/2 के इक्वल होगी। तो मैं ये बोला कि हर डिस्टेंस हम कहां से मेजरमेंट करते हैं, पोल से। तो आपको मालूम है कि C से P तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल, किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। तो C से P तक अगर रेडियस के इक्वल है तो आपको मालूम है कि CP इज इक्वल टू कितना होगा, CF प्लस OFP। CP की वैल्यू R हो जाएगा और CF की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, r/2 के इक्वल हो जाएगा, प्लस FP हो जाएगा। तो देखो, FP की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। मतलब हमेशा जो मेरे पास, और F से P तक क्या होता है मेरे पास, या P से F तक जो जो डिस्टेंस है वही किसके इक्वल है, फोकल लेंथ के इक्वल है, जिसे आप स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हो। तो आपको ये मालूम है कि F इज इक्वल टू कितना होता है, r/2 होता है, ये सभी तरह के प्लेन मिरर के लिए। तो यहीं पर ये मन में क्वेश्चन आता है कि कैसा फोर प्लेन मिरर, कैसा फोर प्लेन मिरर
फॉर प्लेन मिरर आप जानते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है, इनफाइनाइट। एक बहुत बड़ा रेडियस अगर आप ले तो उसका रेडियस अगर आपको इनफाइनाइट के आसपास दिख रहा है तो एक प्लेन सरफेस दिखेगी। जैसे अर्थ का सरफेस हमें कैसा लगता है, प्लेन, जबकि कर्व है, उसकी रेडियस इतनी ज्यादा हमारे कंपेयर में कि हमें वो कर्व कभी दिखता ही नहीं, वो एक प्लेन दिख रहा हो। तो रेडियस अगर लगभग इनफाइनाइट के अंदर है तो फोकस भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। तो हमें ये मालूम है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज कितना होगा मेरे पास, ऑलवेज इनफाइनाइट, इज ऑलवेज इनफाइनाइट। ये चीज ठीक, ये चीज समझे आप। देखो अब ये चीज तो आप समझ गए। अब कार्टेशियन कॉम्बिनेशन भी तो आप देख चुके हो, कार्टेशियन कॉम्बिनेशन तो आप देख लो। अगर कार्टेशियन कॉम्बिनेशन देख लो तो और कुछ पॉइंट में नोट डाल के लिखना स्टार्ट कर, देखो मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नोट डाल रहा हूँ। ठीक, अब देखो ये चीज देखो, थोड़ा सा दिमाग को पीछे ले लो, जस्ट पीछे वाली। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कलेक्ट करके इधर ही लेके आए, इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, बट अगर मैं डिस्टेंस मेजरमेंट करूं पोल से फोकल, ये कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, पी से एफ तक ये नेगेटिव है ना। देखो पी से एफ तक इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव है, ये डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव है। तो आपको हमेशा फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव सरफेस का ऑलवेज भी नेगेटिव मिलेगा। ये चाहे इसमें चले जाओ या चाहे मिरर पे, तो उसमें लेंस पे चले जाओ तब भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर मैं लिख देता हूँ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इसी मिरर के लिए देख रहा हूँ तो मिरर लिख रहा हूँ इज नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव। उसी तरह से दूसरे पॉइंट पे अब देखो इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, डायरेक्शन इधर काउंटिंग करो पॉजिटिव। अगर ये कॉन्वेक्स होता इस तरह से तो फोकल लेंथ इधर दिखता ना। तो मेरे पास फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज कैसा होगा मेरे पास, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर दो चीज देखने को मिली कि कॉन्केव लेंथ का फोकल लेंथ कैसा होगा मेरे पास, नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स, सॉरी लेंस बोल दिया ना, कॉन्केव मिरर का मेरे पास फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और मेरे पास यहाँ पे फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ, मतलब रेडियस का कितना होगा, हाफ होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि f इज इक्वल टू r बाय 2, ये कभी भी मेरे पास किस पे नहीं डिपेंड करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडियम चाहे जो भी हो, मतलब एक प्लेन मिरर को ले जाके मैं मर्करी में रख दूं या फिर मन हो तो वाटर पे रख दूं या चाहे जिस भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम पे रखूं, हमेशा हमेशा उसका फोकल लेंथ हमेशा उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में कितना होगा, हाफ होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझा, यहां तक आपको समझा, देख लो एक बार। चलो इसके आगे फिर देखते हैं कैसा। अब या तो कहेंगे मिरर फॉर्मूला या तो कैसा, पोजीशन साइड द नेचर ऑफ द इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग अब ये डालना, अब देखना स्टार्ट करें। ठीक है,
समझना थोड़ा सा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पोजीशन, साइज एंड नेचर। क्या हेडिंग? पोजीशन, साइज एंड नेचर। पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, ऑफ image formed by spherical mirror, and nature of image formed by spherical mirror। ठीक है, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से किस तरह का मेरे पास, अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर के थ्रू किस तरह से इमेज बनता है। ठीक है, इमेज जो बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये सब चीजें अभी हम देखना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, मजा आएगा, धीरे धीरे मजा आना स्टार्ट होगा। या इसी को हम लोग आगे चल के अभी क्या बोलेंगे? मिरर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। यहाँ मिरर मेकर कोई फॉर्मूला नहीं होता ना इस टाइप, जैसे लेंस पे होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, और ऐसा यहाँ पे मिरर पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो देखें, बड़े गौर से देखना, धीरे धीरे चीजों को समझना। ठीक, पहले कन्वर्जिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में हम डाइवर्जिंग पे भी देखेंगे। देखो, अगर मैं ये कहूं, समझ, एक जस्ट कर्व सरफेस लिया है, छोटा सा, इस तरह से, ये कैसा है? कॉनकेव। कैसा है मेरे पास? कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव मिरर। ठीक, ये मेरे पास कैसा है? पोल। ये कौन सा है इसका? पोल है। इस तरह से आप कर लो, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह से मैं मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट, क्या है मेरे पास? ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैटर्न कुछ इस तरह से निकली, बस हो। ठीक है, स्फेरिकल मिरर पे स्ट्राइक की, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये एंगल ऑफ कौन सा है मेरे पास? इंसिडेंट से। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट वापस से इधर कहीं पर आ गई, ऐसे ही आ रही होगी। ये पॉइंट पे अब देखो, यहां से ऑब्जेक्ट जो था वो रियल ऑब्जेक्ट मतलब डाइवर्जिंग है। ठीक, इंसिडेंट रे से हम ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटीज देखते हैं, अगर रे मुझे इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है। अब देखो यहाँ पे इमेज बन गई, और रिफ्लेक्टेड रे से हम इमेज देखते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे अगर कन्वर्जिंग है तो इमेज जो होगा वो रियल होगा। ये कौन सा हो गया? इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट यहां से अल्फा एंगल पे है, और इमेज जो है वो गामा पे है। ठीक, जिस पॉइंट पे ये कलेक्ट किया है वो पॉइंट ए है। ठीक, और ये एंगल जो है ये कौन सा मेरे पास? बीटा है। ठीक, ये अल्फा बीटा गामा में लिख, यहां तक मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। देखिए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, तो मैं ये देख रहा हूं कि P से O तक की जो डिस्टेंस है ये कैसा है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। कहां से? पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो, लाइट की रे की डायरेक्शन की कैसा है? अपोजिट। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यही है, इंसिडेंट रे। ठीक, तो इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से पोल के लिए, अब हर बार जब तक मैं मिरर पढ़ा रहा हूं हर बार इसे मैं u से रिप्रेजेंट करूंगा, बट इस बार ये कैसा होगा? माइनस का। रिकॉर्डिंग ऑन भी है कि बंद है? ऑन। ठीक, उसी तरह से पोल से लेके मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर
ये सॉरी इमेज P से I तक क्या है डिस्टेंस ऑफ, क्या है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज PI ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम O, और इसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा माइनस का V से रिप्रेजेंट करूंगा, एक माइनस U हो गया और एक माइनस का V हो गया। थोड़ा सा भाई मेरे U और V में फोकस करना, कई बार सेम टू सेम दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब देखो, अब अगर मैं ये तो मैं ये मानता हूं कि AP बहुत कम है, AP की वैल्यू बहुत कम है, तो लगभग लगभग AP की वैल्यू को मैं चुपचाप यहाँ पर ले गया, ठीक, और इस पॉइंट पे ये एक जो नॉर्मल है इसे B कहते हैं, ठीक, तो आप समझो जो AP की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके AB के, और ये दोनों जो इक्वल है वो H के इक्वल, एक स्मॉल एपार्चर है, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है डेल, ये कितना लिख देता हूं, ये किसके लिए है फॉर स्मॉल एपार्चर, फॉर स्मॉल एपार्चर, ठीक, ये स्मॉल एपार्चर के लिए है यहाँ, ठीक है। अब यहां तक तो हमें सब चीज सही सलामत चल रही, अब अगर ये आई है तो ये कैसा हो गया मेरे पास आर, यहां तक ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये नॉर्मल, तो मैं इसे अब एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में देख सकता हूं, ठीक है। अब देखना स्टार्ट कर, देखो ये सब स्मॉल एपार्चर है, स्मॉल एपार्चर के लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाती है। देखो अगर मैं इसे बीटा कहता हूं तो आप समझो कि मेरे पास किसी ट्रायंगल के आउटर साइड का जो एंगल है वो इन साइड के इससे जो दूर वाले एंगल है उन दोनों के समेशन के इक्वल होगा, मतलब अल्फा प्लस आई की जो वैल्यू है, आई की जगह पे मैं इसे थीटा लिख देता हूं तो मुझे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी बीटा के इक्वल होगी, मतलब जो ट्रायंगल के आउटर साइड ऑफ के मेरे पास दूर का जो एंगल होता है वो सम ऑफ इंटरनल साइड के कैसा पास के एंगल के समेशन के इक्वल होता है, मतलब ये जो बीटा है वो थीटा प्लस अल्फा के समेशन के इक्वल, इतना तो मानते हो। अगले स्टेप पे देखो, फिर मेरे पास यहां तक हुआ, गामा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, सिमिलर बीटा प्लस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा गामा के इक्वल, ठीक। अब ये चीज तो हो गया, अब देखो मुझे यहाँ पर कितना चाहिए अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन चाहिए, मुझे ये थीटा एलिमिनेट करना है क्योंकि ये थीटा मेरे पास कहीं पर भी मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा है, ठीक, अगर नहीं हेल्पफुल हो रहा है तो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ कि यहाँ से थीटा की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ कि गामा माइनस कौन सा बीटा, ठीक, और इसकी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, ये इक्वेशन सेकेंड है, इसकी वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, और इसे मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूँ कि अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा हो जाएगा, यही होगा। देखो अब अगर ये हुआ तो आप समझो अल्फा बहुत कम है, तो अगर अल्फा बहुत कम है तो मैं ट्रायंगल किससे जा रहा हूं, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ओ ए बी में आप जाके देखो, ओ ए बी में जाके देखो तो आपको ये समझेगा कि tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास ए बी अपॉन कौन सा बी ओ, कौन सा बी ओ, ये स्मॉल एपर्चर है ये लगभग लगभग कैसा होगा इक्वल होगा, ठीक है, मतलब और डेल भी कैसा है मेरे पास स्मॉल है, मैं लिख देता हूं टू स्मॉल, ठीक, ये हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं कि tan अल्फा की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास है, तो बहुत कम है, अगर स्मॉल एपर्चर है
तो अल्फा की भी वैल्यू कितना होगा अल्फा, क्योंकि आपको मालूम है tan 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो आप लिखोगे कि अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन क्या हो जाएगा BO, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलर ट्रायंगल कहां से आप चले जाओ दूसरे ट्रायंगल में चले जाओ, बीटा भी तो चाहिए आपको, तो बीटा में आप कितना लिखोगे CAB, फ्रॉम ट्रायंगल CAB, यहां से भी मैं जा सकता हूं, तो मुझे फिर ये दिखेगा कि tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AB अपॉन BC हो जाएगा, यही होगा AB अपॉन BC। फिर आप लिखोगे कि tan बीटा की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली बीटा के आसपास होगा। फिर आप ये लिखोगे कि जो यहाँ पे बीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है AB अपॉन BC के इक्वल है, ठीक। फिर आगे आप बढ़ोगे तो यहां पर से लिखोगे कहां से, फ्रॉम आई ए बी से, आई ट्रायंगल आई ए बी से आप देखोगे कि tan गामा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल ए बी अपॉन बी आई के इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन बी आई के इक्वल हो जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे कि tan गामा भी तो कम होगा, ये कम है ये भी कम है ये भी कम है, अल्फा स्मॉल अपर्चर के लिए, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा गामा के इक्वल अप्रोक्सीमेटली, ठीक। तो आप क्या लिखोगे देखो, गामा इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या लिख दोगे बी आई, यही लिखोगे, देख लो, ठीक। अब अगर ये चीज आप लिख दी तो अब आप आगे बढ़ो, अब आप आगे, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आप आगे बढ़ते हो इस इक्वेशन में बस वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आप पुट करो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक। चलो अब पुट करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास बोलो, ए बी अपॉन बी ओ प्लस गामा की वैल्यू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी आई, यही है, ए बी सभी में कैंसिल, तो 1 बाय बी ओ प्लस 1 बाय बी सी इज इक्वल टू 1 बाय बी आई, यही होगा। अब देखो बी से ओ तक की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, लगभग लगभग पीओ के इक्वल है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है माइनस ओ यू के इक्वल है, तो बी ओ इज इक्वल टू माइनस यू। फिर अगले में बी सी के लिए, इसके लिए बी सी के लिए देखो तो ये कैसा है बी सी तक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो इंसिडेंट रे इधर है, इधर से इधर हर डिस्टेंस को से मेजरमेंट करना स्टार्ट करोगे तो बी से ओ तक की डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करोगे इंसिडेंट रे से अपोजिट, तो कैसा निगेटिव। फिर बी से कहां पे ले आओगे सी ले आओगे, ये इंसिडेंट रे के भी कैसा है अपोजिट, तो अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का आर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है। फिर अगले में बी से आई, अभी आप देखे हो और मैं आपको बताया हूं कि बी आई, एक सेकंड, बीटा की वैल्यू गलत लिख दिया ना, ये गलत वैल्यू पुट कर दिया, सॉरी, गामा की वैल्यू कितनी थी ए बी अपॉन बी आई, ये ठीक हुआ कि बी आई लिख दिया, नहीं तो मैं तो गड़बड़ ही लिख के चला रहा, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा ये बी सी, ये कितना हो जाएगा बी आई, और ये कौन सा हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब देखो ये माइनस का यू माइनस का, और बी आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का बी, ठीक, इस तरह से देखिए, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करो, 1 बाय माइनस का यू, बी आई की वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस 1 बाय माइनस बी, और बी सी की वैल्यू 1 बाय माइनस का आर, ठीक, माइनस सिंबल को कॉमन, लेकिन फिर भी अभी कुछ गलत है, सोचो देखो कुछ गड़बड़, अरे भाई ये 2 मैं छोड़ दिया हूं, कैसे करते हो, अब देख ये हुआ, माइनस सिंबल को कॉमन ले लो, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 2 बाय r, और आपको मालूम है कि मेरे पास r बाय 2 इज इक्वल टू कितना होता है f होता
तो यहाँ पर से 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस ऑफ 1/u लिखो। ठीक, तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? मिरर फॉर्मूला। कौन से लेंस से देखे हमने? ये कन्वर्जिंग के लिए देखा। ठीक, देख लो पहले, देख लो इतना, कुछ कम ज्यादा? देख लो इतना। देखो, अब जो चीज ये हमने कन्वर्जिंग से देखी, एकदम सिमिलर किससे आएगा? डाइवर्जिंग से आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जो ये मेरे पास कौन सा है? मिरर फॉर्मूला। देखो, मिरर फॉर्मूला को आप एक चीज ये समझो कि हमेशा कन्वर्जिंग से कंपेयर करो। इस पे देखो, इधर एक f भी नेगेटिव है, इधर v भी नेगेटिव है, इधर r भी नेगेटिव है, तीनों माइनस माइनस होके लास्ट पे कैंसिल आउट, खत्म हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, डाइवर्जिंग से मैं बताऊं या आप कैलकुलेट कर लोगे? बोलो। डाइवर्जिंग से मैं बताऊं या कैलकुलेट कर लोगे? बता देता हूं मैं, डाइवर्जिंग से बता देता हूं, इसी को मैं एडजस्ट करके बता देता हूं बस। ठीक है, देखो, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम सिंपल से इसी को एडजस्ट करता हूं। नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, एंगल पे कोई चेंजेस नहीं होगा, बस थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज करते हुए चलो। देखो, अब क्या करूंगा, एक डाइवर्जिंग मिरर लूंगा इस तरह से, देखो। तो अब जैसे ये रहेगा, यहाँ पे ये क्या है मेरे पास? पोल है। ये कौन सा है मेरे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। प्रिंसिपल एक्सिस चुपचाप ऐसे रखो। ये पॉइंट कौन सा है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस इधर कुछ, ठीक है। ये इस तरह से इंसिडेंट रे पहुंची, ये जिस पॉइंट पे पहुंचा है वो पॉइंट ए है। ए से एक नॉर्मल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कि बी है। और ये मेरे पास डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है? डेल के इक्वल। ठीक, अब देखो, यहां पर से अभी अब मैं इंसिडेंट रे को हटा देता हूं। ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास? ए। ठीक, अब देखो, यहां से एक कैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। ये सेंटर ऑफ कैसा है मेरे पास? कर्वेचर। ये कैसा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये एंगल कौन सा है मेरे पास? थीटा है। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पे लाइन जो जा रही है वो नॉर्मल है। ठीक, अब देखो, ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पे इस तरह से जाएगी, कैसा? इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ा ज्यादा ही रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा। ठीक, इस लाइन को हम लोग ऐसे पीछे लेके आ गए। ये जिस पॉइंट पे इसे इंटरसेक्ट की, ये पॉइंट आई। वर्चुअल इमेज ही बन रहा है लेकिन मैं इतना ही लिख रहा हूं। ये कौन सा? थीटा है। ठीक, अब देखना चेंजेस क्या क्या होगा। अब ये कौन सा हो जाएगा? ये था मेरे पास अल्फा, ये था बीटा, और ये है कौन सा? गामा। इस तरह से ये सब लगभग लगभग सेम है। पी से ओ तक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पी से आई डिस्टेंस ऑफ कौन सा? इमेज। एपी की वैल्यू लगभग लगभग एबी के इक्वल है, ठीक है। डेल टू स्मॉल है, बहुत सही। अब देखो, अब थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। अब थोड़ा सा चेंजेस ऐसा होगा कि अभी तक आप क्या देख रहे थे कि मेरे पास यहाँ पर इंटरनल एंगल के वैल्यूज पे चेंजेस होगा। देखो, देखो, अब ये आप देखो, ये थीटा की जो वैल्यू है वो इस ट्रायंगल के ये कुछ ज्यादा यहाँ पे पास आ गई, ठीक है।
ये जो अल्फा की वैल्यू, ये थीटा जो होगा वो अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा, या पहले कितना लिख लो, थीटा की जो वैल्यू है वो पहले इसके इक्वल लिख लो, पहले ये ट्रायंगल में किसके लिए देखो, हाँ ठीक है, इस पे देख लो ना, ये थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी मेरे पास, पहले स्टेप पे देखो, थीटा की वैल्यू एक तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस किसके इक्वल हो जाएगी, बीटा के इक्वल, ये और ये, उसी तरह से थीटा की वैल्यू जो वो अल्फा प्लस किसके इक्वल हो जाएगी, गामा के इक्वल हो जाएगी, यही होगा क्या, देखो, नहीं वो उसके इक्वल नहीं हो, यहाँ पे मत लिख देना, इसके लिए बेस लाइन ये जा रहा है, ये 2 थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगी, मैं कैसा लिखूंगा आप समझिए, देखो ये थीटा है किसके और किसके बीच में, ये रे को पीछे लेके आने पे ये आई वाली लाइन बनी है और ये नॉर्मल बना है, ये कौन सा है मेरे पास, थीटा है, ये कैसा है, थीटा, पिछले बार कैसा मैं देख रहा हूं कि थीटा की वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा है, देखो ये नॉर्मल लाइन है और ये मेरे पास लाइन है, ये थीटा की जो वैल्यू वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, अब यहाँ पर जब इस ट्रायंगल के लिए देखोगे तो 2 थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा, बल्कि मैं किसके लिए देखना चाहता हूँ, इस फॉर्मेट के लिए कि गामा की वैल्यू थीटा प्लस बीटा के इक्वल है, ये अब सही, यहाँ पे इस हिसाब से देखो गामा की वैल्यू थीटा प्लस बीटा के इक्वल, ये रिलेशन तो एज इट इज है, ठीक, थीटा की वैल्यू गामा माइनस बीटा है, उठा के यहाँ पे रख, तो अब फर्स्ट इक्वेशन पे जैसे ही रखे, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, बोलो, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यही होगा, देख लो एकदम परफेक्ट यही होगा, जी ये हो जाएगा 2 बीटा, अब हो जाएगा ये गामा माइनस अल्फा, ये अल्फा तो इधर आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये 2 बीटा, ये गामा माइनस का कौन सा हो जाएगा, अल्फा, और ये प्लस का गामा, ठीक, अब ये सब चीजें लगभग लगभग सेम रहेगी, ये सब चीजें सेम रहेगी, बस रिलेशन यहाँ पे चेंजेस हो, अब देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास अब ये भी माइनस, अल्फा की वैल्यू कौन सी है, अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन बी है, ये कौन सा हो जाएगा, माइनस, ये तो माइनस होगा ना, ए बी अपॉन बी है, बट ए बी अपॉन ये अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू माइनस होगी बाकी क्वालिटी, ठीक, अल्फा की वैल्यू कितना है, ए बी अपॉन बी माइनस, पहले से ए बी अपॉन बी आई एकदम सही, गामा की वैल्यू, फिर 2, ठीक, ये वैल्यू माइनस, अब देखो यहाँ पे चिन्ह, बी से ओ तक लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट, ये डायरेक्शन कौन सा है, इंसिडेंट रे के लिए, कौन सी रे के लिए है, इंसिडेंट रे के लिए, तो देखो बी से ओ कैसा था, निगेटिव, लेकिन बी से सी के लिए पॉजिटिव दिखेगा, लाइट की डायरेक्शन पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी से आई के लिए भी कैसा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, तो आप देखो बी से ओ तक आप माइनस और माइनस लिखोगे, बी से आई के लिए प्लस, ठीक, बी से सी के लिए प्लस, माइनस माइनस प्लस, बाकी एज इट इज सेम टू सेम, ऐसा, ठीक है, देखो बस कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज भी कैसा रहेगा, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए कैसा, पॉजिटिव, तो डाइवर्जिंग में आपने ये देख लिया मिरर फॉर्मूला, और कन्वर्जिंग में भी देख लिया, आप पहले इतना देख लो पहले, फिर आगे देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो पे होगा, इस वीडियो पे नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी, नहीं तो मुझे लगता है, पहले इतना देख लो, ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट हम कैसे, इसके बाद अब जो देखने चाहते हैं लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कल इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और ग्राफ देखेंगे, ठीक है, पहले इतना यही बस स्लो ही चल रहा है, बस अब धीरे धीरे फास्ट होगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा, इसको रफ करता हूँ, ठीक है,
थोड़ा लंबा ये चैप्टर जाता है और ऑनलाइन में तो और ज्यादा ही लंबा जाता होगा। ठीक है, समझ लो। मैं नेक्स्ट हेडिंग बता रहा हूँ, कौन सा? मैग्निफिकेशन। कौन सा हेडिंग? मैग्निफिकेशन। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसका रेशियो क्या चेंजेस हुआ है, ये चीज देखना। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की क्या हाइट आई है, ये चीज मुझे देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग में देखना चाहता हूँ कौन सा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। ठीक, तो मैग्निफिकेशन ऑफ, मेरे पास स्फेरिकल मिरर कैसे हम देखेंगे, इस चीज को मैं देखता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करें। देखो, हाँ, मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है? हमेशा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू किसना? हाइट ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट की इमेज क्या आई है मेरे पास, वो दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। देखते हैं किस तरह से दिखेगा। तो मैं क्या किया कि एक प्लेन, मतलब एक कन्वर्जिंग मिरर ले लिया। कन्वर्जिंग मिरर मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इस तरह से। ये पॉइंट कौन सा मेरा यहाँ पे? पोल है। पोल से ज्वाइन करता हुआ मेरे पास ये कौन सा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इस तरह से मैं ड्रॉ कर दिया। थोड़ा और आगे ले लेता हूँ, ऐसा थोड़ा अच्छा से बना देता हूँ, ऐसे। ये कौन सा मेरे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे एक ए है और एक कौन सा है? बी। ठीक, लाइट मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, आपका रिफ्लेक्शन फोकस में जाएगी, या फिर एक पोल पे जाएगी। अगर पोल पे गई है तो जो एंगल ये होगा, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल पे लाइन जा रही है, तो ये कैसा है? नॉर्मल है यहाँ पे। तो इतने ही एंगल पे ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। ठीक, ऐसा। दूसरा, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो ये कुछ इस तरह से पास करते हुए आगे जाएगी और आफ्टर रिट्रेस उसी पाथ में आ जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ में रिट्रेस करने लगेगी। ठीक है, अब देखो, मैं इसे अल्फा एज्यूम कर लिया, तो इसे भी कितना? अल्फा एज्यूम। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट की है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे मिली है, ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास? ए डैश। प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पे, ये सब पॉइंट पे लाइट पहुंच रही होगी। सिर्फ हम रे, अब कई लोगों के मन में आता है सर सिर्फ दो ही रे निकलेगी क्या? नहीं, मेरे पास यहाँ पे पूरी रे है, बस मैं उसमें इस रीजन के अंदर पूरे में लाइट प्रेजेंट होगी, ऐसे। आफ्टर रिफ्लेक्शन बहुत सारी रे ऐसे जा रही होगी और ये इस तरह, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जहां पे इंटरसेक्ट की है, उस पॉइंट पे टॉप एंड का इमेज बनेगा और उसके बाद इस तरह से ये मेरे पास यहाँ पे चली जाएगी। ये कौन सा हो जाएगा? बी। देखो, टॉप एंड से मैं दो रे निकाला, उन दोनों के पास आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे मीट कर रही है वहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा। ठीक, ये इमेज कैसा होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन रे यहाँ पे मिल रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे अगर मिल रही, मिलती हुई फील नहीं हो रही, मिल रही है, तो ये रियल है। और कैसा है मेरे पास? इससे इन्वर्टेड है। कैसा है? इन्वर्टेड। अब देखो, ये मेरे पास इस तरह से हो गया। ठीक, अब ये मेरे पास कौन सा है? अगर मैं यहां से दिखाना स्टार्ट किया, तो ये मेरे पास AB जो है, कौन सा है? AB जो है, ये हाइट ऑफ कौन सा है? ऑब्जेक्ट। इसे आप क्या बोलोगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहोगे। ठीक,
उसी तरह से एक कौन सा है मेरे पास, ए डैश बी डैश, जिसे हाइट ऑफ आप क्या कहोगे, इमेज कहोगे, हाइट ऑफ इमेज कहोगे। ठीक, ये चीज है। उसके बाद आपको ये मालूम है कि आप सिंपल सा एक फॉर्मेट जो, क्या तकलीफ है आपको, यहां तक तो कोई तकलीफ है भी नहीं, चले देखो। अब अगर नहीं है तो आप समझो ट्रायंगल कौन सा, ए बी पी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है किसके जैसा, ट्रायंगल बी डैश पी ए डैश। आप देखो ये ट्रायंगल जो है ये एकदम सिमिलर ट्रायंगल ऐसा ही है, एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, मतलब ये ट्रायंगल देखने में कैसा, एक कॉमन बेस को शेयर कर रहा है और दोनों के एंगल अगर सेम है तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो आप क्या लिखोगे कि दोनों के हाइट और बेस, मतलब बेस का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो अगला कौन सा हो जाएगा मेरे पास, ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। ठीक, अब आप क्या बोल रहे हो कि मेरे पास हाइट ऑफ इमेज है, तो ए बी डैश कौन सा, हाइट ऑफ इमेज है, तो आप लिखो पी बी डैश अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, अब देखो पी बी डैश को आप कितना बोलोगे, बोलो पी बी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का, ये देखो पोल से ये इमेज तक की डिस्टेंस है और ये डायरेक्शन कौन सा है, इंसिडेंट रे। कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रहा है देखो, और मैं डायरेक्शन मेजरमेंट कर रहा हूं राइट टू लेफ्ट, तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, माइनस का v। ठीक, p से b तक की डिस्टेंस को मैं कितना बोलूंगा, pb की वैल्यू माइनस का u हो जाएगा। ठीक, अब देखो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड AB जो है वो मेरे पास कैसा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड है पॉजिटिव। अगले में देखो B डैश A डैश कितना हो जाएगा, माइनस HI हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, डाउन साइड। बस वैल्यू उठाओ और पुट करो, बोलो माइनस HI अपॉन HO इज इक्वल टू पीवी डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस v अपॉन माइनस का u। जहां से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ये कैंसिल, माइनस का फिर से ये इस साइड जाएगा तो माइनस v बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक, तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को कहते हो, जो कि किसके इक्वल होता है, पोजीशन ऑफ इमेज अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के माइनस रेशियो को हम कहते हैं। ठीक, यहाँ पे v और u विद सिंबल आप पुट करना। ठीक है, यहाँ सारी वैल्यू देखो, सारी वैल्यू विद सिंबल पुट करोगे तो आंसर मेरे पास विद सिंबल आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। पहले कॉनकेव के लिए देखेंगे, पूरा का पूरा कॉनकेव के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस देखेंगे, फिर उसके बाद किसके लिए देखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए भी देखेंगे। ठीक है, पहले कॉनकेव के लिए, फिर कल के लेक्चर में पूरा कॉन्वेक्स के लिए, फिर उसी के लिए भी ग्राफ भी देखेंगे, कॉनकेव के लिए भी ग्राफ देखेंगे और कॉन्वेक्स के लिए भी देखेंगे। ठीक है, यूवी ग्राफ देखना स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कैसा कटिंग ऑफ मिरर देखना स्टार्ट करेंगे और लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, कल के लेक्चर में भी कुछ रहेगा, ऐसा ही रहेगा, 1.5 घंटे के आसपास रहेगा। ठीक, आप यहाँ तक देख लो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी थोड़ा दिन न्यूमेरिकल नहीं होगा, आज और कल बस नहीं होगा, परसों से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, हट जाऊँ मैं। ठीक है, इस लेक्चर में यही तक।